everyone, welcome to SDK Animation YouTube channel. This is a one short video lecture based on your third lesson which is ionic equilibria. So चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को. देखिए आयोनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है, हमारे लेसन का नेम ही क्या है, आयोनिक इक्विलिब्रिया. इन दिस वीडियो लेक्चर पहले तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे, ठीक है, कि जो आयंस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, एंड इक्विलिब्रिया, ठीक है, वर्ड को हम तोड़ेंगे फिर उनको जोड़ेंगे, मतलब ही आयंस एंड इक्विलिब्रिया पहले उसको समझेंगे और बाद में उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए आयंस मतलब क्या होता है. हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड एज आयन. ठीक है, क्या कहा हमने, ऐसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अगर उनके ऊपर चार्ज लग जाए तो ऐसे ग्रुप को या फिर एटम को हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे. मतलब ही सिंपली वी कैन से दैट एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे. ठीक है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज लगेगा. बाद में देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आयंस हैव अ टू टाइप. ठीक है, ये पूरा बेसिक है. पहला तो पॉजिटिव है एंड दूसरा निगेटिव. ठीक है, ये हमको पता ही है. फिर देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम, NaCl. ठीक है, NaCl एडेड इन वाटर. अगर हमने NaCl मतलब ही आपके सॉल्ट को अगर पानी में डाला तो देखिए इस जो आपकी फिगर है, इमेज है, इसको कंसिडर कीजिए. देखिए यहाँ पे जब हमने NaCl को वाटर में डाला तब यहाँ से हमें आयंस मिले, पहले तो Na प्लस एंड देन Cl माइनस आयन. ठीक है, जो आपका ये ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंट किया गया है वो Na प्लस आयन है एंड Cl माइनस आयन जो आपके रेड बॉल है. ठीक है, मतलब भी Na प्लस Cl माइनस, मतलब आपके जो ये एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या चार्ज लग गया. ठीक है, कौन सा चार्ज, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हमने क्या कहा, आयंस कहा. और देखिए सिंपल रिएक्शन हमने लिखी है, जो आपका Na है, ठीक है, वो डिसोसिएट होके Na प्लस एंड Cl माइनस आयन दे रहा है. ठीक है, सिंपल है, ये बेसिक है. तो ये होते हैं आपके आयंस. ठीक है, सिंपली आप क्या कहेंगे, एलिमेंट के ऊपर चार्ज लग जाना या फिर एटम के ऊपर चार्ज लग जाना, ऐसे एलिमेंट्स को या फिर एटम को हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे. ठीक है, फिर देखिए सेकेंड डेफिनेशन, इक्विलिब्रिया और इक्विलिब्रियम क्या होता है. ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन में हमने लिखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को हम बाद में समझेंगे. पहले तो एग्जाम्पल में आइए, हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल कंसिडर किया है. ठीक है, क्या है, CH3COOH, यह आपका एसिटिक एसिड है. इस मॉलिक्यूल को अगर हमने ब्रेक किए, ठीक है, ब्रेक किए या फिर डिसोसिएट किए तो आपको क्या मिल रहा है, H प्लस आयन एंड CH3COO माइनस आयन. ठीक है, ऑब्वियसली ये आपका क्या है, एसिड है. ठीक है, वीक एसिड है बट एसिड ही है. तो हमें पता है जो हमारा एसिड होता है वो हमेशा क्या देता है, H प्लस आयन. तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, H प्लस आयन एंड एक निगेटिव आयन भी देता है जो कि है CH3CO माइनस आयन. ठीक है, क्लियर है इतना. देन आफ्टर दैट अब देखिए हमने यहाँ पे एक साइन जो है इक्विलिब्रिया का साइन ये ड्रॉ किया है. ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल एरो से इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है. एंड जो ये ऊपर वाली आपकी रिएक्शन है NaCl वाली, इसको सिंगल एरो से ही रिप्रेजेंट किया है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगल एरो यूज किया, यहाँ पे डबल एरो यूज किया. तो देखिए जो आपका मॉलिक्यूल है ये एसिटिक एसिड, मतलब ही वीक एसिड, ये कैसा स्लाइटली या फिर पार्शियली डिसोसिएट होता है. अब पार्शियली डिसोसिएट होना मतलब क्या, बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होना. अब कंसिडर कीजिए आपके पास 10 मॉलिक्यूल है. ठीक है, किसके, एसिटिक एसिड के. एक सेकेंड, देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड के. ठीक है, अब इस 10 मॉलिक्यूल को मैंने पानी में ऐड किया. ठीक है, जैसे हमने NaCl को पानी में ऐड किया तो सेम इसको भी पानी में ऐड करना है. ठीक है, वाटर में ऐड करने के बाद देखिए जो आपका H प्लस आयन है, ठीक है, जो H प्लस आयन है एंड CH3CO माइनस आयन है, ये आयंस मिल रहे हैं. बट जो ये आयंस आपको मिल रहे हैं बहुत पार्शियली मिल रहे हैं. ठीक है, हमने इसको 10 मॉलिक्यूल इसके कंसिडर किए तो यहाँ से बस आपके 5 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे. मतलब 5 मॉलिक्यूल कैसे बचे, अनडिसोसिएट बचे. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे
इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, जो आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड है उनके बिटवीन क्या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है, तभी हम ये एरो यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, सिंगल एरो कब यूज करते हैं, जब हमारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, मतलब कंप्लीटली टूट जाते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे सिंगल एरो यूज कर रहे हैं। एंड ये डबल एरो कब यूज कर रहे हैं, जब हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के बिटवीन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, मतलब भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ये कैसे पार्शियली डिसोसिएट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है तो 10 मॉलिक्यूल को आपने अगर पानी में डाला तो 5 मॉलिक्यूल कैसे बचे आपके अनडिसोसिएट बचे एंड 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट बचे। ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका इक्विलिब्रिया एंड इक्विलिब्रियम। सो देन आफ्टर दैट अब देखिए इन दोनों वर्ड को हम कंबाइन करेंगे। कौन से दो वर्ड, तो आयंस एंड इक्विलिब्रिया, तो आयोनिक एंड इक्विलिब्रिया ये बन जाएगा। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रिया की डेफिनेशन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। सो देखिए इन नेक्स्ट स्लाइड, अब देखिए आयोनिक इक्विलिब्रिया की डेफिनेशन क्या लिखी हमने, द इक्विलिब्रियम बिटवीन ions and unionized molecule in a solution is called as ionic equilibria। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है किसके बिटवीन, तो आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बिटवीन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए जब हमने प्रीवियस पढ़ा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप में समझा देती हूँ। एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में आपने एसिटिक एसिड को ऐड किया। ठीक है, उसके आपके 10 मॉलिक्यूल्स है तो आपने 10 मॉलिक्यूल कंटेनर में ऐड किए। ठीक है, बट 10 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल कैसे है, डिसोसिएट है एंड 5 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट है। मतलब ही दोनों के बिटवीन कैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, मतलब सेम सेम ये आपका आयंस जो डिसोसिएट हुआ है एंड ये अनडिसोसिएट आयन है आपका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आती है, पार्शियली डिसोसिएशन आता है, तब हमने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। तो वही जो आपकी रिएक्टेंट साइड है एंड प्रोडक्ट साइड है वहां पे इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब ही जो आपके आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब जो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है उनके बिटवीन इक्विलिब्रियम अगर इस्टेब्लिश हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को या फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट देखिए अब नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट देखिए सिंपल डेफिनेशन है, हमने जो हमारा सेकंड लेसन था सॉल्यूशन वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पढ़े थे हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हम क्लियर कर लेते हैं। सो देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, the substance that dissociate into ions when dissolved in solution or in aqueous medium। ठीक है, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बिल्कुल उसका उल्टा, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोसिएट नहीं होता। अब इलेक्ट्रोलाइट का हम एग्जांपल लेंगे, आपका जो HCl है। ठीक है, HCl, इसको अगर आपने ब्रेक किया तो ये डिसोसिएट होता है, H+ आयन देता है एंड Cl- आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो ये कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है आपका HCl। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हमेशा इसका एक एग्जांपल याद में रखना, सुक्रोज। ठीक है, वो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। तो कौन सा एग्जांपल हमने कहा, सुक्रोज। ठीक है, क्लियर है इतना, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस समझा। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म देखिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैज 2 टाइप। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं। अब ये 2 टाइप्स कौन से, सो देखिए पहला तो है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। हमने इलेक्ट्रोलाइट में क्या पढ़ा कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन है जो कम्प्लीटली, नॉट अ कम्प्लीटली, बस इतना पढ़ा कि आयंस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, बट वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे आयंस की कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे आयंस, ये भी पता होना चाहिए। तो इसके टाइप्स पड़ गए इलेक्ट्रोलाइट के, पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एंड दूसरा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है,
तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर डिसोसिएट कम्प्लीटली और आयोनाइज्ड कम्प्लीटली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो डिसोसिएट और आयोनाइज्ड कम्प्लीटली, मतलब वो पूरा का पूरा टूट जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। जैसे आपने कंसिडर NaCl, ठीक है, या फिर HCl, जो आपको प्रीवियस में मैंने जो एग्जांपल बताया, ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक किया, NaCl के अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिए तो वो 10 के 10 मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट होंगे, ब्रेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या बोल रहा है हमें, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है या फिर पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को या फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने एग्जाम्पल में लिखा है वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वीक एसिड है, एक सेकेंड, जो आपका वीक एसिड है एंड वीक बेस है, इसका एक एग्जाम्पल है। अब वीक एसिड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वीक एसिड में हम वही लेंगे जो हमारा एसिटिक एसिड था, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। अगर इसको आपने पानी में डाला, ब्रेक किया, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, ठीक है। वही अगर आपने HCl को डाला तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब ही ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, एंड जो आपका एसिटिक एसिड है मतलब ही CH3COOH, ये कैसा है, वीक एसिड है, ठीक है। तो जो वीक होता है, मतलब देखिए वीक एसिड, वीक बेस, ये कैसे होंगे, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसे होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ है। समझा डिफरेंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिंपली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। अगर एसिटिक एसिड के आपने 10 मॉलिक्यूल ऐड किए तो आपको 5 मॉलिक्यूल वहाँ पे ब्रेक मिलेंगे, टूटे हुए मिलेंगे, ठीक है। बाकी के 5 वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्लियर है इतना? देन आफ्टर दैट, अब देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, ड्यू टू weak electrolyte dissociate only partially in dilute aqueous solution, an equilibrium thus can be established between the ions and unionized molecule, ठीक है। इस लाइन में हमने क्या लिखा कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये पार्शियली डिसोसिएट होता है इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो हमको पता ही है कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो इक्विलिब्रियम होता है आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बिटवीन, ठीक है, वो किसके वजह से दिख रहा है, हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के वजह से दिख रहा है, ठीक है। समझा ये लाइंस क्या बोल रही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, एंड जो हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा किस में दिखेगा, आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही दिखेगा, ठीक है। आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड, जो डबल एरो हमने कहा, ठीक है, डबल एरो किसके बिटवीन दिख रहा था, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, और आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल आपको कौन दे रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही दे रहा था, ठीक है। क्लियर है इतना? देन देखिए नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसका जो डेफिनेशन है क्या पढ़ा हमने कि वो रेशियो है किसका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट, मतलब आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे डिसोसिएट हो गए, एंड डिवाइडेड बाय उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और ये फार्मूला में हमने वही लिखा है कि अल्फा इज इक्वल्स टू, मतलब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट अब हमें और एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है जो कि है परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब ये परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो देखिए जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100, अगर आप ऐसे लिखे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये टर्म यहाँ पे मिलेगी, ठीक है।
क्लियर है इतना। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंटू 100। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो फार्मूला है परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, इसको हमेशा ध्यान में रखिए बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतना। देन देखिए, अब हमें नेक्स्ट टर्म पढ़नी है एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड एंड बेस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एसिड एंड बेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। पहली तो है आपकी अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, देन नेक्स्ट है ब्रोंस्टेड-लाउरी थ्योरी एंड लास्ट इज अ लेविस थ्योरी। ठीक है, हमने ये सभी आपके जो हमने 10 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक भी मिल जाएंगे। तो पहले तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि पहले वो आप वीडियो देख लीजिए बिकॉज ये वन शॉट वीडियो लेक्चर है। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर किसके लिए होता है, बस रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो लेक्चर जो आपके 10 के 10 है, आपको अगर डीप में स्टडी चाहिए, ठीक है, पहले तो आप डीप में ही स्टडी करना, बाद में इसको इस वीडियो लेक्चर को आप देखना। ठीक है, तो देखिए चलो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए पहले हम थियोरी पढ़ेंगे, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस में जो आपके स्वीडिश साइंटिस्ट थे अरेनियस, उन्होंने ये थ्योरी लाई, मतलब ये आपको एसिड एंड बेस की उन्होंने थ्योरी दी इन 1887। ठीक है, तो देखिए बस यहाँ पे आपको डेफिनेशन पढ़नी है एसिड एंड बेस क्या होता है। देखिए, an acid is a substance which on dissolving in a water give rise to H plus ion as only cation। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। एसिड ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तब आपको H प्लस आयन वहां से मिलता है, मतलब ही कटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये आपको मिलता है। ठीक है, क्लियर है इतना। देन नेक्स्ट हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे उसके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ही HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है आपका HCl। ठीक है, तो HCl को अगर हमने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद उसने क्या दिया हमको H प्लस आयन। ठीक है, बिकॉज हमारे जो साइंटिस्ट है वही बता रहे हैं कि एसिड को आप अगर पानी में डाल रहे हो तो आपको H प्लस आयन मिल रहा है, एंड रिमेनिंग अगर ये H प्लस आयन है तो दूसरा निगेटिव मतलब ही Cl माइनस आयन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का तो एग्जांपल दिख लिया। अब देखिए वीक एसिड में आइए। वीक एसिड हमने एसिडिक एसिड को लिया है। ठीक है, इसको अगर हम आपने डिसोसिएट किया तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से CH3COO माइनस आयन मिल रहा है एंड H प्लस आयन मिल रहा है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे हमने डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ और मैंने इसका रीजन भी बताया है कि सिंगल एरो एंड डबल एरो क्यों आ रहा है। सिंगल एरो क्यों, बिकॉज जो आपका ये मॉलिक्यूल है HCl ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एंड यहाँ पे डबल एरो क्यों आ रहा है, बिकॉज जो आपकी रिएक्टेंट साइड है एंड प्रोडक्ट है, इनके बिटवीन क्या है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे डबल एरो लगाया है। ठीक है, मतलब सिंपली हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रहा तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है और सिंगल एरो लेके जा रहा है। ठीक है, एंड अगर पार्शियली डिसोसिएट रहा मतलब ये वीक एसिड रहा, और जो हमारा वीक एसिड है वहाँ पे एसिडिक एसिड ये कैसा पार्शियली डिसोसिएट होता है, एंड पार्शियली डिसोसिएट होने की वजह से वो डबल एरो लेके जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखिए हमने नोट लिखा है, नोट में क्या है, ओनली वीक एसिड शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि आपका इक्विलिब्रियम शो करेगा आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बिटवीन। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखिए बेस में आइए, बेस की डेफिनेशन, a base is a substance which on dissolving in a water give rise to OH minus ion as only anion। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि बेस ये एक ऐसा सब्सटेंस है अगर आपने उसको वाटर में ऐड किया तो आपको OH माइनस आयन वहां से वो देगा। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे पहले तो। स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH, उसका एग्जाम्पल। ठीक है, NaOH को अगर मैंने वाटर में ऐड किया तो वहां से देखिए मुझे क्या मिल रहा है, Na प्लस आयन एंड OH माइनस आयन मिल रहा है। ठीक है, मतलब ही ये कैसा पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सिंगल एरो। एंड वीक बेस देखिए उसका दूसरा एग्जाम्पल NH4OH। ठीक है, इसको अगर हमने पानी में डाला तो NH4 प्लस आयन मिल रहा है एंड OH माइनस आयन मिल रहा है। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान में रखना, एसिड H प्लस आयन देता है एंड बेस OH माइनस आयन देता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हो गई आपकी अरेनियस थ्योरी एसिड एंड बेस के लिए। देन आफ्टर दैट
अब नेक्स्ट थियोरी है आपकी ब्रॉन्स्टीड लाउरी थियोरी। ठीक है, तो इस थियोरी में जो आपके ब्रॉन्स्टीड एंड लाउरी साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने भी एसिड एंड बेस की डेफिनेशन दी है। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग डेफिनेशन दिए, बट उनका मीनिंग सेम ही है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ब्रॉन्स्टीड है, उन्होंने क्या आपको डेफिनेशन दी। अब देखिए एसिड की डेफिनेशन। एसिड ये एक ऐसा सब्सटेंस है दैट डोनेट्स प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, हमने क्या कहा यहाँ पे कि एसिड ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपना प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर रहा है। अब ये प्रोटॉन मतलब क्या, तो प्रोटॉन मतलब आपका H+ आयन होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। ये अपना H+ आयन किसी दूसरे सब्सटेंस को यहाँ पे डोनेट करने वाला है। अब किसी दूसरे सब्सटेंस को मतलब ही क्या, तो देखिए जो आपका बेस है, ये बेस की डेफिनेशन क्या है, बेस ये एक ऐसा सब्सटेंस है। ठीक है, बेस क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस से। ठीक है, क्या कहा हमने कि बेस ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस से। मतलब ही क्या, एसिड एंड बेस में एक रिलेशन आ गया यहाँ पे। एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना H+ आयन डोनेट कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट को। H+ आयन डोनेट करना मतलब ही क्या, वो बेस को अपना H+ आयन यहाँ पे डोनेट कर रहा है। ठीक है, बेस के पास H+ आयन चला जाएगा और बेस के पास एबिलिटी है प्रोटॉन एक्सेप्शन की। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे क्लियर करेंगे। जो HCl है आपका एसिड एंड बेस है आपका NH3, तो एसिड ने जब अपना H+ आयन NH3 को डोनेट किया तो यहाँ पे NH4 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एंड आपका जो Cl- आयन ये एज अ बेस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखिए ब्रॉन्स्टीड लाउरी थियोरी में जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, कि the acid which is produced when base accept the proton is called as conjugate एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, मतलब आपका कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे कब बनेगा, जब आपका बेस जो है यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तभी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कॉन्जुगेट एसिड का। वही अगर कॉन्जुगेट बेस में देखिए तो आपका कॉन्जुगेट बेस कब फॉर्म होगा, कब प्रोड्यूस होगा, तो जब आपका एसिड डोनेट करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, तब आपका कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या, बेस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, एंड कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या, तो एसिड डोनेट करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, एक डेफिनेशन क्लियर है तो दूसरी भी क्लियर ही होंगी हमें। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे हमने HCl लिया एज अ एसिड एंड बेस हमने यहाँ पे लिया वाटर। ठीक है, H2O। देखिए यहाँ पे जब आपका HCl जो है, ठीक है, एज अ एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, एंड जो आपका बेस है मीन्स वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, कॉन्जुगेट एसिड मतलब एसिड कब फॉर्म होता है, कॉन्जुगेट एसिड जब आपका H+ आयन बेस एक्सेप्ट करता है, और बेस कौन है यहाँ पे, वाटर। तो वाटर यहाँ से H+ आयन निकाल लेगा HCl से, तो यहाँ पे H3O का फॉर्मेशन करेगा एंड रिमेनिंग टर्म Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पहली तो एसिड 1 एंड बेस 2 की बनेंगी। ठीक है, फिर दूसरी पेयर आपकी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2, मतलब ये बेस 1 एंड एसिड 2। ठीक है, ये आपकी कौन सी होंगी, कॉन्जुगेट बेस पेयर। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका लॉरी ब्रॉन्स्टीड की थियोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हमारे, जो कि है हमारा थर्ड टॉपिक, लेविस थियोरी। इसने भी एसिड एंड बेस की आपको डेफिनेशंस दी है। तो देखिए फर्स्ट जो आपका एसिड है, मतलब ये एसिड की डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एनी स्पीसीज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज एसिड। ठीक है, मतलब ही ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब ही क्या, ये जो आपके 2 डॉट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये मतलब देखिए ये वाला एग्जाम्पल में देखिए, ये जो हमारे 2 डॉट है वो कि इस मतलब उसका नेम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, या फिर लोन पेयर भी हम उसको कह सकते हैं।
सो एसिड की डेफिनेशन क्या कहा कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, फिर बेस क्या करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये दो डेफिनेशन, फिर दोनों डेफिनेशन का एक कॉमन एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे H प्लस आयन है, मतलब ये आपका एसिड, एंड NH3। ठीक है, NH3 आपका मतलब यहाँ पे ये बेस है। सो अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने एरो से इंडिकेट किया है, ठीक है, मतलब ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन एटम की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एसिड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, यही डेफिनेशन है हमारी, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो आपकी दो इलेक्ट्रॉन पेयर है H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट में देखिए क्या दिया आपको, NH4 का फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हो गई आपकी लेविस थ्योरी। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर में, अब एम्फोटेरिक नेचर मतलब पहले ये समझ लीजिए कि एम्फोटेरिक मतलब ड्यूअल नेचर शो करना। ठीक है, अब ड्यूअल नेचर कैसे, तो देखिए जो आपका वाटर है, ठीक है, द वाटर हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, सच बिहेवियर इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, जो हमारा वाटर है उसके पास एबिलिटी होता है, कौन सी एबिलिटी है, कौन सी पावर है उसके पास, तो वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है एंड बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो ऐसे बिहेवियर को, ऐसे नेचर को हमने क्या कहा, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर कहा। क्लियर है इतना। अब इसके चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पहले एसिड की तरह वाटर को ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए H2O जो है आपका एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है, देन NH3 के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। तो ऑब्वियसली एसिड हमेशा क्या देता है हमको, तो H प्लस आयन देता है। ठीक है, ये हमें पता है, एंड बेस OH माइनस आयन देता है। ठीक है, सो यही हमें पढ़ना है अब यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन आयन चला गया, ठीक है, मतलब इस, एक सेकेंड, इस वाटर से आपका हाइड्रोजन आयन चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 है, NH3 के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन हो रहा है NH4 का, एंड बचा आपके पास OH माइनस आयन, वाटर में से एक हाइड्रोजन चला गया तो बचा OH माइनस आयन। ठीक है, फिर बेस की तरह ट्रीट कीजिए वाटर को, तो बेस एंड ये आपका HCl एसिड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से OH माइनस रिलीज करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल, क्यों, बिकॉज हमने इसको बेस की तरह ट्रीट किया, एंड हमको पता है कि बेस हमेशा हमको OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे H3O का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड जो ये आपका Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है। ठीक है, अब इस आयोनाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आयोनाइज होना मतलब ब्रेक होना। किसका ब्रेक करना है हमें यहाँ पे, वीक एसिड एंड वीक बेस का ब्रेकेज करना है, उनको तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो वीक एसिड क्या होता है ये समझ लेते हैं, एंड वीक बेस क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे वीक एसिड की डेफिनेशन है, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर अ वीक एसिड डिसोसिएट पार्शियली द रिजल्टेंट एक्वस सॉल्यूशन कंटेन H प्लस आयन। ठीक है, हमने क्या कहा, जब आपने वीक एसिड को पानी में डाला, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर ड्रॉ करेंगे सिंपली, मतलब यहाँ पे समझ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर है हमारा, फिर वाटर लेंगे यहाँ पे, सो देखिए अब यहाँ पे, ठीक है, इस कंटेनर में आपका पानी है। ठीक है, और इस पानी में मैंने वीक एसिड को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया, बट यहाँ पे जो जितने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कंसिडर कीजिए 20 मॉलिक्यूल्स है, बट 20 मॉलिक्यूल में से ही बस यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसिएट हो गए, टूट गए। मतलब ही क्या, यहाँ से इनका नेचर कैसे हो गया, ये वीक हो गया। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल डाले तो 10 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए,
तो मतलब यहाँ पे जो आपके H+ आयन है वो भी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब कम मिलेंगे आपको। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, वीक एसिड, ठीक है। ऐसे एसिड को क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे, ठीक है। सिंपल है, पानी में अगर आपने वीक एसिड को डाला तो वो डिसोसिएट होगा, बट कैसे डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा एंड H+ आयन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, जो कि आपका एसिटिक एसिड विच इज़ वीक एसिड। तो जब ये ब्रेक होता है, ये डबल एरो क्यों आता है, मैंने बार बार रिपीट आपको किया है क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल्स है ये कैसे पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, दैट्स वाई हम यहाँ पे डबल एरो यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। सो देखिए अब यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड को पानी में डाला, पानी में डालने के बाद इसको हमने तोड़ा, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, CH3COO- आयन एंड H+ आयन, ठीक है, ये आयन्स हमें मिल रहे हैं। फिर देखिए वीक बेस की डेफिनेशन पढ़िए। वीक बेस क्या होता है, तो जब हमने वीक बेस को पानी में ऐड किया, ठीक है, तो आपका जो वीक बेस है ये पार्शियली डिसोसिएट होता है एंड एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन का फॉर्मेशन देता है, ठीक है, वही डेफिनेशन है। फिर वीक एसिड का हमने वीक बेस का हमने एग्जांपल लिया है, जो कि आपका NH4OH। जब ये ब्रेक होता है तब देखिए क्या मिल रहा है, NH4+ आयन एंड OH- आयन, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, एसिड एंड बेस भी कंसिडर कीजिए अब यहाँ पे, ठीक है। ये पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक तो हमने पढ़ लिया, अब पहले स्ट्रॉन्ग को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, पहले तो हमें ये पढ़ना चाहिए था, बट चलिए कुछ नहीं। हाँ, तो देखिए आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आयोनाइजेशन, जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाला तब आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये ऑलमोस्ट डिसोसिएट कंप्लीटली एंड इट्स गिव रिजल्टन इन एक्वस सॉल्यूशन H+ आयन, ठीक है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में आपको ये H+ आयन देता है, ठीक है, और कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर आपने 20 मॉलिक्यूल्स इसके ऐड किए पानी में तो आपको यहाँ से 20 मॉलिक्यूल्स ही मिलने वाला है। क्लियर है इतना। तो ये HCl इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया। सिंगल एरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए हैं, ओके। सो अब देखिए यहाँ से H+ आयन एंड Cl- आयन हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, हमारी स्ट्रॉन्ग बेस की है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या बता रहा है हमें, जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डाला तब वो ऑलमोस्ट मीन्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया एंड रिजल्टेंट एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या उसने प्रोवाइड किया, तो OH- आयन, ठीक है, वही डेफिनेशन है। फिर NaOH मतलब आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे सिंगल एरो से हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ से Na+ एंड OH- आयंस मिल रहा है। क्लियर है इतना। सो अब देखिए ओवरऑल हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो वीक एसिड एंड वीक बेस को डिसोसिएट किया, तो देखिए पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को देखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को भी कंसिडर कीजिए। तो जब ये आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनको अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये पूरे के पूरे डिसोसिएट होंगे, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। वही अगर मैंने वीक एसिड एंड वीक बेस को कंसिडर किया, ठीक है, वीक बेस को, तो वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पूरे डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। डिफरेंस क्या है समझा। तो ये हो गया आयोनाइजेशन का, मतलब ये पढ़ाने का मेन मोटिव यही है कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में डिफरेंस समझना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है एंड वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है, ठीक है। और जो आपका लेसन है पूरा का पूरा, मतलब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब भी वीक एसिड वीक बेस उसके डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा, जो कि है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। सो इन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के 2 टाइप्स है। पहले तो हमारा वीक एसिड देन वीक बेस, ठीक है। तो पहले वीक एसिड को पढ़ लेते हैं अच्छे से, वीक बेस बिल्कुल इसका सिमिलर है, चेंज बस उसके कांस्टेंट में आएगा, ठीक है। अब देखिए कंसिडर कीजिए क्या कंसिडर करना है हमें, तो
consider an equilibrium of weak acid Ha that dissociate partially, it gives, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए वीक एसिड का पहले तो डिसोसिएशन देख लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वीक एसिड एज HA, ठीक है। अब इस HA को पानी में डालिए, पानी में डालने के बाद देखिए आयंस मिल रहे हैं H+ आयन एंड A- आयन, बट आयंस कैसे मिल रहे हैं आपको, तो पार्शियली मिल रहे हैं। डबल एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब समझ जाना कि जो हमारा मॉलिक्यूल है ये कैसा है, वीक है। और यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से यहाँ पे लिखा भी है कि वीक एसिड के लिए देख रहे हैं, तो दैट्स वाई आपके मॉलिक्यूल कैसे मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, पार्शियली मिल रहे हैं, ठीक है। पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है ये मॉलिक्यूल, तो यहाँ से आयंस भी कैसे है, फिर पार्शियली मतलब भी कम अमाउंट में आपको मिलेंगे, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, हमें क्या पता है रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि जो आपका Ka होता है या फिर कौन सा भी कांस्टेंट होता है, Ka मतलब क्या, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का उन्होंने मतलब ही HA एंड H है, ठीक है, मतलब H+ आयन एंड A- आयन, इनका कॉन्सेंट्रेशन एंड आपके रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये आपका HA है यहाँ पे, ठीक है। तो वही लिखा हमने यहाँ पे भी, ठीक है। Ka इज इक्वल्स टू H+ आयन इंटू A- आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ओके, क्लियर है इतना। तो हो गया आपका वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है आपका यहाँ पे, Ka है, ठीक है। और Ka मतलब ही क्या, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट का नेम क्या है, किसी ने पूछा तो क्या बताओगे आप, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्लियर है इतना। फिर देखिए यहाँ पे आइए वीक बेस में, ठीक है। वीक बेस में क्या है, तो यहाँ पे भी उन्होंने कंसिडर किया वीक बेस एज अ BOH, ठीक है। अगर इस BOH को पानी में डाला आपने तो ये आयंस देगा आपको, कौन सा, एक तो B+ आयन एंड दूसरा OH- आयन। ये कैसा है, बेस है, बेस है तो आपको H- ही देगा, ठीक है। ये एसिड था, दैट्स वाई उसने यहाँ पे H+ आयन दिया आपको। क्लियर है इतना। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब भी Kb, वो क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। सो अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये वाली साइड क्या है, B+ आयन इंटू OH- आयन एंड डिवीजन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट कर रहा है। सो क्लियर है इतना। तो ये हो गए हमारे 2 फार्मूलाज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जब हम अभी आगे की टर्म पढ़ने वाले हैं जो कि आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वहां पे ये इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका रिएक्शन है एंड ये फार्मूला है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सो इन दिस टॉपिक पहले तो हम वीक एसिड के लिए देखेंगे और बाद में वीक बेस के लिए देखेंगे। सो देखिए उन्होंने कंसिडर किया है वीक एसिड HA को, ठीक है, जो कि आपका डिसोसिएट हो रहा है पार्शियली, मतलब ही जो हमने देखिए फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, कहाँ पढ़ी थी, तो देखिए यहाँ पे ये वाला, ठीक है, वही इक्वेशन है ये हमारा, एक सेकेंड, हाँ। तो यही इक्वेशन है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, HA वाला, तो उन्होंने यही कंसिडर किया है। फिर देखिए इसके बाद ये फर्स्ट रिएक्शन है आपकी। अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या दे रहा है यहाँ पे, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल्स टू H+ आयन A- आयन डिवाइडेड बाय HA, ठीक है, यही बता रहा है वो। सो देन आफ्टर दैट ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे कंटेनर है आपका, ठीक है, और आपका HA मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस HA मॉलिक्यूल को मुझे इस कंटेनर में ऐड करना है और इस कंटेनर में आपका वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसको मुझे ऐड करना है, बट यहाँ पे देखिए बिफोर डिसोसिएशन लिखा है, मतलब पानी में डालने से पहले की उसकी स्टेज क्या है वो लिखनी है, ठीक है। तो जो आपका HA मॉलिक्यूल है पानी में डालने से पहले एक मॉलिक्यूल में मतलब प्रेजेंट होगा, वो डिसोसिएट होगा क्या, नहीं, कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। सो हमने यहाँ पे लिखा 1 मोल में प्रेजेंट है। वही H+ आयन एंड A- आयन को अगर हम देखें तो वो 0 लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज हमने यहाँ पे पानी में डाला है क्या, उसको नहीं डाला है। जब आप पानी में डालेंगे तभी आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये ब्रेक होके H+ आयन एंड A- आयन ये मिलने वाला है, ठीक है।
सो अब देखिए आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम देखें तो 1 माइनस अल्फा मिल रहा है, ठीक है, मतलब पानी में चला गया ये आयन, ठीक है, तो आपको मिला 1 माइनस अल्फा, H प्लस आयन कितना मिला तो अल्फा मिला एंड A माइनस आयन भी हमें अल्फा मिला, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अब हमें लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ मुझे जो आपका ये सेकंड वाला फार्मूला है, ठीक है, जो इक्वेशन है, मुझे इसमें इन सभी की वैल्यूज पुट अप करनी है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। और देखिए जो तीनों के तीनों टर्म है ये कैसे है, कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रिया पढ़ने से पहले कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ये फार्मूला है C इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई V, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई V मतलब ही क्या, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये होता है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे, तो 1 माइनस अल्फा है, किसके लिए, तो Ha आयन के लिए, ठीक है, इस आयन के लिए आपका कितना है 1 माइनस अल्फा इतना है, ठीक है। हम पेन चेंज कर लेते हैं। सो देखिए 1 माइनस अल्फा है यहाँ पे, ठीक है, एंड डिवीजन में क्या वॉल्यूम लेना है, तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं तो डिवीजन में वॉल्यूम है, ठीक है, कंसिडर कीजिए। तो हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन फॉर Ha के लिए, वही अब कॉन्सेंट्रेशन फॉर H मॉलिक्यूल के लिए, तो सॉरी आयन के लिए तो अल्फा डिवाइडेड बाई V, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, एंड A माइनस के लिए अल्फा डिवाइडेड बाई V, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर देखिए इक्वेशन 2 में आइए, इक्वेशन 2 में ये तीनों की तीनों वैल्यू पुट अप कीजिए। Ha की वैल्यू ये है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, तो H प्लस आयन की एंड ये A माइनस आयन की, तो यही हमने यहाँ पे पुट अप कर लिया है, ठीक है, क्लियर है। फिर आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है, इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिल रहा है, देखो K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर एंड डिवीजन में 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय B, ठीक है। फिर आफ्टर दैट अब देखिए ये फार्मूला मिला हमको, यहाँ से ये V कैंसल और ये स्क्वायर कैंसल होता है, ठीक है। सो K इज इक्वल्स टू क्या मिला, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू V, ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका फार्मूला। देन आफ्टर दैट अब देखिए जो आपका यहाँ पे 1 बाई V ऐसी टर्म है ये, तो 1 बाई V मतलब ही क्या होता है, तो C होता है, हमने अभी अभी पढ़ा, देखिए ये वाला C इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई V, तो यही इस इक्वेशन में मैंने वही करा, तो Ka इज इक्वल्स टू क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है, 1 बाई V की जगह C की वैल्यू रख दी। सो अब इसके बाद देखिए जो डिवीजन में ये आपकी टर्म है 1 माइनस अल्फा, ये किसके नियर अबाउट है, तो 1 के नियर अबाउट है, क्यों है, बिकॉज ये वीक एसिड के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपका इक्वेशन जो यही है, ठीक है, इसको इक्वेशन 4 कंसिडर कीजिए, तो आपका जो इक्वेशन 4 है ये कैसे हो जाएगा, फिर अब यहाँ से ये वैल्यू चली गई 1 हो गई, मतलब चली ही गई, बचा क्या बस आपके पास, तो देखिए ये वाली टर्म बची, मतलब ही Ka इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, ठीक है, ये टर्म बची, एंड दूसरी क्या बची, तो Ka इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, मतलब ही C की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर ली, ठीक है, 1 बाई V तो अल्फा स्क्वायर बाई V हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो आपका ये इक्वेशन है, ठीक है, जो आपका ये इक्वेशन है कौन सा, K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय C, तो यहाँ से मैंने अगर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की तो मुझे देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट KA डिवाइडेड बाय C, एंड जब ये सेकेंड इक्वेशन से अगर हमने कैलकुलेट किया तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट KA इंटू V, ठीक है, ये वैल्यूज मिल रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला से ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो वीक एसिड के लिए हमें यहाँ पे क्लियर कर ली। अब देखिए वीक बेस के लिए देखते हैं। सो वीक बेस के लिए देखिए कंसिडर कीजिए वीक बेस एज अ BOH, ठीक है, BOH को हमने कंसिडर किया यहाँ पे एंड उसको डिसोसिएट किया तो वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, मतलब पानी में डाला तो वो देखिए पार्शियली डिसोसिएट हो गया, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट होके उसने B प्लस एंड OH माइनस आयन आपको दिया है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट देखिए जो आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब ही Kb है, वो क्या दे रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, sorry this is a product side, so concentration of product side
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, ठीक है, बी प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इनका कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है मैंने यहाँ पे जैसे कि वैसे ही लिखा, ठीक है। जो हमने देखिए फर्स्ट केस में किया था आपके वीक एसिड में, सेम वही करना है यहाँ पे भी। देखिए फर्स्ट केस में चलिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इक्वेशन 1 लिखा है, ठीक है, वहां पे भी मैंने बेस में भी वही लिखा। फिर बिफोर डिसोसिएशन वाली कंडीशन है, आफ्टर डिसोसिएशन वाली कंडीशन है, तो वहां पे भी वही कंडीशन है। देखिए अब देखिए बिफोर डिसोसिएशन में आपका 1 मॉलिक्यूल है, ये पानी में जाने से पहले, तो यहाँ से आयंस भी नहीं मिले तो मैंने यहाँ पे 0 0 लिखा। देन आफ्टर डिसोसिएशन क्या मिला, 1 माइनस अल्फा, बी प्लस आयन भी अल्फा मिला एंड OH माइनस आयन भी अल्फा मिला, ठीक है, मतलब वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है। फिर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है, वो इसके बिहाइंड भी रीजन बताया, क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन है आपका, ठीक है, मतलब इन आयंस का आपका कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट की आपकी BO, ठीक है, BOH जो मॉलिक्यूल है उसका, तो वो कितना मिला, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V। बी प्लस आयन का हमने देखा तो कितना मिला, अल्फा डिवाइडेड बाय V एंड OH का भी अल्फा डिवाइडेड बाय V, ठीक है। फिर ये तीनों की तीनों वैल्यू हमने पुट अप की इक्वेशन 2 में, ठीक है, इस इक्वेशन में हमने पुट अप की। तो देखिए यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिला, KB इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय V इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V, ठीक है। So after calculation we got KB is equals to अल्फा स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ से निगलेक्ट होंगी, 1 के बराबर होती है, क्यों, बिकॉज ये वीक बेस के लिए है। सो बचा क्या, KB इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, और यहाँ पे C की वैल्यू अगर हमने पुट अप कर ली तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा विच इज KB इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। ओके, क्लियर है इतना। देन देखिए आफ्टर दैट अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मतलब उसके लिए फार्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा वो, KB इज इक्वल्स टू सॉरी अंडर रूट KB डिवाइडेड बाय C एंड यहाँ पे इस फार्मूला के थ्रू हमने अगर अल्फा की वैल्यू निकाली तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट KB इंटू V, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बेस्ड ऑन वीक बेस। सो अब इसके बाद हमें पढ़नी है हमारी नेक्स्ट टर्म जो कि है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में देखिए ऑटो आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है, मतलब खुद का ही खुद से आयोनाइजेशन होना। अब देखिए यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किए हैं 2, ठीक है। तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये खुद को ही खुद से मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। एक बीकर कंसिडर कीजिए, ठीक है, इस बीकर में आपका वाटर प्रेजेंट है, सो यहाँ पे देखिए वाटर प्रेजेंट है। अब देखिए इस वाटर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है प्रेजेंट है जो खुद का ही खुद से आयोनाइजेशन कर रहे हैं। अब ये कैसे है, तो देखिए अब कंसिडर कीजिए यहाँ पे ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट ये ऐसे केसेस मतलब अगर यहाँ पे 1000 या फिर मिलियन ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो 2 ही मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर के ये मॉलिक्यूल्स है उन्होंने खुद को ही खुद से मतलब रिएक्ट किया, दैट्स वाई इसका मीनिंग हमने यहाँ पे लिखा ऑटो आयोनाइजेशन किया, ठीक है। सेल्फ आयोनाइजेशन मीन्स ऑटो आयोनाइजेशन। तो सेल्फ रिएक्शन करने के बाद उन्होंने H3O प्लस आयन दिया है, OH माइनस आयन दिया। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखना कि H3O प्लस जो आयन है आपका, ठीक है, H3O प्लस आयन ये किसके बराबर है, तो आपके H प्लस आयन, ये टर्म हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। सो अब देखिए इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ही आपका K, ठीक है, फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज गिवन बाय, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस केसेस में किया ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम रिएक्शन लिखते थे और रिएक्शन लिखने के बाद एक कांस्टेंट मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट कब लिखते हैं, जब सिंगल एरो होता है एंड
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लिखते हैं, जब डबल एरो आता है, ठीक है। ये भी डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आपका, के क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वही लिखा मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस चेंज इतना है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 2 टाइम्स है, सेम ही है, दैट्स व्हाई हमने स्क्वायर कर लिया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सो देन आफ्टर दैट देखिए, अब अगर H2O स्क्वायर को हमने शिफ्ट कर लिया, ठीक है, किस साइड शिफ्ट कर लिया, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है उस साइड अगर हमने उसको शिफ्ट कर दिया तो कैसे हो जाएगा फिर हमारा इक्वेशन 1, K इंटू H2O स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए, अब यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, द मेजोरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनडिसोसिएट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या, मेजोरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनडिसोसिएट। इस बीकर में देखिए, इस बीकर को ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था कि यहाँ से बस आपके कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं या फिर ब्रेक हो रहे हैं, तो 2 ही मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो रहे थे, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये दोनों ही डिसोसिएट हो रहे थे। उसके बाद कोई डिसोसिएट हो रहा था क्या, नहीं। तो यहाँ पे डिसोसिएट मतलब ब्रेकेज, ठीक है, टूटने के चांसेस ज्यादा है या कम है, कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बस 2 ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए, बट 1000 में से 98 जो मॉलिक्यूल्स है ये तो अनडिसोसिएट बचे ना, बस 2 ही मॉलिक्यूल कैसे डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ पे अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स की जो मेजोरिटी है, ठीक है, वो ज्यादा है, एंड डिसोसिएट मॉलिक्यूल्स की मेजोरिटी है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे माइनॉरिटी है, कम है ये, ठीक है। तो दैट्स वाई जो आपका ये H2O स्क्वायर है इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, दैट्स व्हाई H2O स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। सो अब इस कांस्टेंट मतलब भी K डैश से हमने आज इसको रिप्रेजेंट किया है, तो हमारा इक्वेशन 2 कैसे हो जाएंगे फिर यहाँ से, K इज इक्वल्स टू K इंटू K डैश इज इक्वल्स टू H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। देन आफ्टर दैट अब देखिए, K इंटू K डैश मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट क्या मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा KW, ठीक है, KW, W क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पे वाटर के लिए है, ठीक है। सो अब देखिए, KW इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टर्म H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछते हैं। सो क्लियर है इतना। अब KW क्या है, ठीक है, ये कौन सा कांस्टेंट है, इसका भी तो नेम होगा ना। तो यस, इसका भी नेम है, क्या है, KW इज इक्वल्स टू K इंटू K डैश, ऐसे कहा हमने। तो KW का नेम क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, KW इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है। सो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब किसकी डेफिनेशन पढ़नी है अब हमें यहाँ पे, KW की डेफिनेशन। तो KW की डेफिनेशन उसके फार्मूला से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, KW इज इक्वल्स टू H3O प्लस आयन, ठीक है, इंटू क्या था, OH माइनस आयन, यही हमारा फार्मूला था। सो अब देखिए, इस फार्मूला को भी देखिए एंड डेफिनेशन को भी देखिए। तो डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हमने डेफिनेशन में, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम इन अ प्योर वाटर, ठीक है। किसका प्रोडक्ट करना है हमें, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मतलब भी आपका H3O प्लस आयन होता है, एंड हाइड्रोक्सिल आयन मतलब भी OH माइनस आयन। तो इनका प्रोडक्ट मतलब ही क्या, आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब ही KW, ठीक है। तो फार्मूला के थ्रू हम उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। फिर देखिए, इसके बाद हमें पीएच स्केल क्या होती है ये भी पढ़ना है। तो चलिए, पीएच स्केल, pH of a solution can be defined as the negative logarithm to the base 10 of the concentration of H plus ion in a solution in mole per dm cube, ठीक है। सो
अब देखिए क्या कहा हमने, पीएच स्केल की डेफिनेशन, फार्मूला को पढ़ेंगे बाद में डेफिनेशन को पढ़ेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट एच प्लस आयन। ठीक है, मतलब ही फार्मूला के थ्रू अगर हम डेफिनेशन को लिखना चाहे, ठीक है, तो देखिए माइनस लॉगरिथम यही है, माइनस या फिर निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द, ठीक है, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीएच स्केल। ठीक है, ये फार्मूला भी ध्यान में रखिए। फिर पीओएच स्केल क्या होगा, पीओएच ऑफ solution can be defined as the negative logarithm to the base 10 of the concentration of OH minus ion। यहाँ पे H plus ion का concentration था और यहाँ पे OH minus ion का concentration है। क्लियर है इतना? इसका फार्मूला क्या बनेगा फिर, pH is equals to minus log to the base 10 in bracket OH minus ion। ये हो गई आपकी डेफिनेशन फॉर pH एंड POH। क्लियर है इतना? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच क्या होता है। ठीक है, अब पीएच एंड पीओएच का पहले तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, हम अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो क्या था वो, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ठीक है, ऐसा ही था। फिर दूसरा क्या था, पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, एक सेकेंड, माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट OH माइनस आयन। ठीक है, ऐसा ही था। H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है पीएच एंड पीओएच के बिटवीन, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हमने पढ़ा था, मतलब KW का फार्मूला क्या था, ये H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा ये। फिर ये आपका जो ये रिलेशन है KW इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। अब ये कहाँ से आया, तो आपको खुद से ही ढूंढना है, मतलब खुद से ही मतलब मैंने आपको 10 वीडियो, मतलब वीडियो की लिस्ट प्रोवाइड की है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो पहले तो वो वीडियोस देखना। ये वीडियो किसके लिए है, रिवीजन के लिए है, तो दैट्स वाई इसके बस मतलब ये रिवीजन के लिए इसका यूज करिए। बट आपको डिटेल में स्टडी अगर चाहिए तो वो प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख लीजिए। ठीक है, ये रिलेशन कैसे आ गया मैंने वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझा के दिया है कि KW की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 ये कैसे आई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए KW की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रहे, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं कि H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। हमने लिख लिया। फिर देखिए ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों साइड में हमें लॉगरिथम लेना है। ठीक है, लॉगरिथम को पुट करो तो log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट ये वाली टर्म आ गई एंड इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, ऐसी टर्म आ गई है। फिर देखिए अगर हमने log को सेपरेट किया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक टर्म लिख लेते हैं पहले, log टू द बेस 10 इन ब्रैकेट a इंटू बी। ठीक है, ऐसी अगर टर्म रही तो हम क्या लिखते हैं, log टू द बेस 10। ठीक है, ब्रैकेट को हमें शिफ्ट करना है, दोनों को भी उसका ब्रैकेट log वापस देना है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे फिर log टू द बेस 10 इंटू log a प्लस log b। ठीक है, और यहाँ पे बेस में 10 ऐसे ही लिखते हैं, मतलब इन दोनों के बिटवीन प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे अब हम। ठीक है, log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन प्लस log टू द बेस 10 OH माइनस आयन। अब देखिए इस साइड आइए तो माइनस 14 एंड log टू द बेस 10 ऑलरेडी था और 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको निगलेक्ट करो, बचा क्या बस आपके पास log टू द बेस 10 एंड मल्टीप्लीकेशन में 10 टू द पावर माइनस 14 एंड पावर में जो भी टर्म होती है log के सामने आ जाती है, तो वही किया मैंने, माइनस 14 यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है? अब ये जो टर्म है आपके पास, ठीक है, कौन सी टर्म, 1 सेकेंड, ये वाली जो log टू द बेस 10 एंड
ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। बचा क्या बस, -14, तो यही लिखा हमने। तो देखिए log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन प्लस log टू द बेस 10 OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू -14, ऐसे हो जाएगा। सो अब इसके बाद दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, KW का रिलेशन लेना है, फिर KW की वैल्यू इतनी इतनी होती है, ये माइंड में सेट करके रखना है, फिर इक्वेशन उनका बना देना है। फिर उस इक्वेशन में लॉगरिथम अप्लाई करना है, एंड लॉग अप्लाई करने के बाद माइनस का साइन वहाँ पे अप्लाई करना है। तो माइनस का साइन अप्लाई करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस आयन एंड माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू 14। क्यों 14? बिकॉज ये माइनस में था और अगेन यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 3 बिकम्स, ठीक है। अब आपने वैल्यू पुटअप की, तो कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है हमें यहाँ पे। देखिए मैंने क्या कहा था, H3O H प्लस आयन मतलब भी आपका H3O आयन होता है, तो वही। अब देखिए इसको माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H3O प्लस आयन, यहाँ पे भी माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H3O प्लस आयन, मतलब किसके बराबर है, पीएच के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे देखिए पीएच लिखा। फिर इसको पकड़िए, माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट OH माइनस है, ठीक है, वहां पे भी सेम वही टर्म है और POH के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे POH लिखा, मतलब भी PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो इन दोनों में ये रिलेशन है, ठीक है। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था किसके बिटवीन, PH एंड POH के बिटवीन, तो मिल गया कि सम ऑफ द PH एंड POH इज इक्वल्स टू 14 होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो क्लियर है इतना। देन चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे पढ़ना है हमें एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स कौन सा, तो पहला टाइप आपका 1 सेकेंड, पहला टाइप आपका एसिडिक सॉल्यूशन, दूसरा न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड तीसरा बेसिक सॉल्यूशन, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा H3O प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस, यहाँ पे इक्वल लिखा और यहाँ पे लेस लिखा। अब ये कंडीशंस कैसी आ रही है, तो ये समझने के लिए आपके जो ये पीएच स्केल है, ठीक है, इसको पहले कंसिडर करेंगे। अब देखिए ये जो 7 आपको दिख रहा है, मतलब ये किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए होता है। फिर 7 के इस साइड मतलब 6 5 3 2 1 0, ठीक है, ये किसके लिए होता है, एसिड के लिए। एंड 7 के राइट साइड मतलब उससे ज्यादा, 7 से ज्यादा 8 9 10, ये जो वैल्यूज होती है किसके लिए होती है, बेस के लिए, अल्कली मतलब भी बेस, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा H3O प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन, मतलब आपका H प्लस आयन किसके लिए होता है, एसिड के लिए होता है, और ये ग्रेटर है किससे, तो OH माइनस आयन से, मतलब ही आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे कैसा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों एसिडिक, बिकॉज आपके H प्लस आयन यहाँ पे कैसे ज्यादा है, ठीक है। और मैंने अभी कहा आपको अगर H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो आपकी एसिडिटी लेवल बढ़ेंगी, ठीक है। मतलब 7 जो है उसके लेफ्ट साइड में जो है वो किसके लिए होता है, एसिड के लिए होता है, एंड 7 के राइट साइड में बेस होता है, ठीक है। सो अब आपका ग्रेटर देन H प्लस आयन है, मतलब ये आपका H प्लस आयन यहाँ पे कैसा है, बड़ा है एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन, तो ये आपका सोल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक सोल्यूशन हो गया। वही अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन दोनों भी इक्वल है, मतलब H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन दोनों भी कैसे है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। सो इक्वल है मतलब भी आपके जो आयंस है ये कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल होगा, 7 होगा आपका पीएच, ठीक है। जब आपका पीएच 7 होता है तभी ये कंडीशन आती है, ठीक है। फिर बेसिक सॉल्यूशन में आइए, तो यहाँ पे H3O प्लस आयन लेस है OH माइनस आयन से, लेस होना मतलब भी क्या होना, OH माइनस आयन ज्यादा होना, ठीक है। तो यहाँ पे OH माइनस आयन आपके कैसे है, ग्रेटर है, तो आपका पीएच भी कैसे होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। क्लियर है इतना। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, तो हमने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में क्या पढ़ा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सेल्फ आयोनाइजेशन करके हमें H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन दे देते, ठीक है।
तो अब देखिए सॉल्यूशन के दो टाइप्स पढ़ने हैं हमें, पहले तो न्यूट्रल सॉल्यूशन और दूसरा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। वैसे तो 3 सॉल्यूशंस मतलब 3 कंडीशंस गिर रही थी सॉल्यूशन के टाइप की, बट मैंने एसिड एंड बेस को कंबाइन कर लिया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा। ठीक है, जैसे ऊपर में पढ़ा सेम वहां पे भी मतलब नीचे में भी वैसे ही है। तो देखिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब हम यहाँ पे सॉल्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में अब आपके जो आयन है, इफ आयंस ऑफ द सॉल्ट डू नॉट इंटरैक्ट विथ वाटर। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आपके सॉल्ट के आयंस होंगे ये वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तभी आपकी ये कंडीशन आएंगी H3O प्लस आयन इज इक्वल्स टू OH माइनस आयन वाली। ठीक है, बट इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो आपके आयंस है, ठीक है, किसके, सॉल्ट के, ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन तो करेंगे बट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एसिडिक सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड बेसिक सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो क्या इंडिकेट करता है, H3O प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन। फिर बेसिक सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे इंडिकेट करता है, तो H3O प्लस आयन इज लेस देन OH माइनस आयन। ठीक है, देखिए माइंड में सिंपल फंडा फिक्स करके रखिए, एसिडिक सॉल्यूशन जैसे ही आया मतलब वहां पे H प्लस आयन ज्यादा होगा। ठीक है, आपका H प्लस आयन पावरफुल होगा। फिर बेसिक सॉल्यूशन में आपका OH माइनस आयन ज्यादा होगा। क्लियर है इतना? एंड दोनों भी मतलब दोनों भी अगर सेम रहे तो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है? अब डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ये पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की हमें डेफिनेशन पढ़नी है। सिंपल डेफिनेशन है, देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन अ कटायन एंड अनायन और बोथ आयन ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट्स विथ आयन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि हाइड्रोलिसिस सॉल्ट ये क्या डिफाइन कर रहा है हमें, तो जो रिएक्शन होती है कटायन एंड अनायन की, अब ये कटायन एंड अनायन किसके हैं, तो हमारे सॉल्ट के हैं। ठीक है, तो ये कटायन एंड अनायन मतलब ये आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन किसके, सॉल्ट के, ये रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर के आयन के साथ एंड प्रोड्यूस करेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, ऐसी टर्म को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहेंगे। क्लियर है इतना? सिंपल डेफिनेशन है, माइंड में सेट करके रखिए। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, पहले तो सॉल्ट हम पढ़ लेंगे फिर उसका हाइड्रोलिसिस हम देखेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल टर्म यहाँ पे एक बात यहाँ पे पहले तो ध्यान दीजिए, पहले तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ना है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तब आपको प्रोडक्ट में क्या देता है, तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। ठीक है, हमेशा माइंड में फिट करके रखिए, कौन सा भी एसिड हो, स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, और बेस भी है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, दोनों में अगर रिएक्शन हो जाए तो आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन देगा। फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको एसिडिक सॉल्ट देगा, बेसिक सॉल्ट देगा कि न्यूट्रल सॉल्ट देगा। अब ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्ट कहाँ से आ गए, तो नीचे से हम पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, मतलब रिवाइज करेंगे, 9th क्लास में ये हो चुका है आपको। ठीक है, बट देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब कौन से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एंड देन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड लास्ट इज अ वीक एसिड एंड वीक बेस। इन मतलब इनका रिएक्शन करना है एंड इनके थ्रू आपको कौन सा सॉल्ट मिल रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे if strong acid reacts with the strong base it gives neutral salt and water। ठीक है, क्या कहा हमने, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, तो एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, देखिए मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को कंसिडर किया एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को कंसिडर किया, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी से वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्शन करने के बाद मुझे यहाँ से NaCl आयन दे रहे हैं, सॉल्ट दे रहे हैं एंड
H2O वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये हो गया आपका न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल? बिकॉज यहाँ पे दोनों भी कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई यहाँ पे न्यूट्रल। फिर अदर एग्जाम्पल में हमने लिया KCl, Na2SO4, KNO3 एंड NONO3। ये क्या है? आपके सॉल्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को अगर रिएक्ट किया हमने, मतलब इफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस इट गिव्स एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसिडर कीजिए जो कि आपका HCl एंड वीक बेस को कंसिडर कीजिए जो कि आपका NH4OH। अगर दोनों ने रिएक्शन कर ली तो देखिए आपको प्रोडक्ट में क्या दे रहा है? NH4Cl सॉल्ट एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। अब देखिए यहाँ से आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे। तो हमने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ही आपका सॉल्ट कैसे हो जाएगा? फिर यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है, दैट्स वाई यहाँ पे सॉल्ट भी हमारा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? माइंड में फिट कर लीजिए कि जो भी स्ट्रॉन्ग रहा वो अपना नेचर वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मतलब सॉल्ट में अपना नेचर शो करेगा। अब यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट कौन सा बन गया? यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट बन गया। क्लियर है इतना? फिर देखिए इसके बाद वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पे आइए। अब इफ वीक एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस इट गिव्स बेसिक सॉल्ट, ठीक है। क्या कहा हमने? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन दिखा रहा है तब हमें कौन सा सॉल्ट मिल रहा है? तो बेसिक सॉल्ट मिल रहा है एंड वाटर मिल रहा है। क्लियर है? अब देखिए मैंने वीक एसिड लिया एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग लिया NaOH, तो मुझे सोडियम एसिटेट मिल रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। एंड आपका नेचर ऑफ सॉल्ट किसी ने पूछा तो पहले देखना स्ट्रॉन्ग कौन है। यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग होने से वजह से मेरा सॉल्ट का नेचर भी बेसिक हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना? सो अब अदर एग्जाम्पल है आपके KCl Na2CO3, ठीक है, सॉल्ट्स के, ठीक है, बेसिक सॉल्ट के। फिर इसके बाद वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए अब वीक एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। बट यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट है, मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलता है, मतलब ज्यादातर। बट यहाँ पे 3 कंडीशंस अराइज होती है। पहले तो एसिडिक भी सॉल्ट हो सकता है, बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। तो हम इस केस में हम फिक्स नहीं है कि मुझे यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। बस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे CH3COOH, मतलब ये आपका एसिटिक एसिड एंड NH4OH, ठीक है। मतलब दोनों भी वीक है तो दोनों में रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने के बाद क्या मिला? यहाँ पे CH3COO NH4 एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मिला, ठीक है। तो ये आपका हो गया साल्ट। फिर अदर एग्जाम्पल में देखिए सॉल्ट्स के तो है आपका NH4Cl। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपके 4 टाइप्स सॉल्ट्स के। अब हमें उनका हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? कि जो आपके सॉल्ट्स के आयन है, अनायन एंड कटायन, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो वो अपना नेचर कैसा शो करेंगे? एसिडिटी शो करेंगे या बेसिसिटी शो करेंगे, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। पहली केस है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड भी लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस भी लेना है, दोनों को कंबाइन करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है। अब वो सॉल्ट कौन सा होगा तो वो आइडेंटिफाई करना है। इसी केस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। NaCl ये आपका सॉल्ट है, किसके वजह से मिला आपको? तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपका यहाँ पे है NaOH, ठीक है। तो HCl एंड NaOH को रिएक्शन मतलब पहले तो न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे स्टेप्स लिख लीजिए, ठीक है, आपके नोटबुक में वगैरह। स्टेप 1, ठीक है, पहली स्टेप क्या है आपकी? तो देखिए स्टेप 1 में हमें क्या लिखना है? पहले न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। फिर उसके बाद स्टेप 2 में हमें जब सॉल्ट मिलेगा तो उस सॉल्ट को ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करो सॉल्ट को। फिर थर्ड स्टेप क्या है? आयंस मिलेंगे तो आयंस को वाटर के साथ रिएक्शन कीजिए, ठीक है, आयंस की
वाटर के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, ये 3 केसेस ध्यान में रखिए। तो देखिए अब यहाँ पे हमने पहले न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन से मुझे NaCl मिला। NaCl को पकड़ो, उसको ब्रेक करो तो Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन मिला। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद जो आपके आयन थे NaCl, इसको पानी में डालो, पानी में डालने के बाद HCl एंड NaOH ये मिल रहा है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो आपका HCl, NaOH एंड H2O। ठीक है, मतलब एसिड को, बेस को हमने वाटर में ऐड किया, तब देखिए ये आयंस कैसे फ्री है, रिएक्ट हो रहे क्या एक दूसरे के साथ? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज वो कैसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो सेपरेट रहेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये स्टेप निग्लेक्ट करना। ठीक है, बट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन करेंगे तो आपको ये देंगे, बट मोस्ट ऑफ द केस ये कैसे Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे H3O प्लस आयन सेपरेट है, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन एंड OH माइनस आयन। ठीक है, ये कैसे है? सेपरेट आयन है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग है दोनों भी, तो आपके जो H3O प्लस आयन है एंड OH माइनस आयन है, ये कैसे है? इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा H3O प्लस आयन इज इक्वल्स टू द OH माइनस आयन। ठीक है, अब ये दोनों अगर इक्वल रहे तो आपका नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है ये? फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टाइप हमें पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। पहले क्या पढ़ा हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, अब पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए। तो देखिए, चलिए पहले न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन लिखिए। ठीक है, एग्जांपल में हमने CuSO4 साल्ट लिया, किसके थ्रू बना ये CuSO4 सॉल्ट? तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस CuOH2। ठीक है, ये रिएक्शन हमने लिखी तो CuSO4 मिला एंड वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिला, मतलब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो गई। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जब हमें सॉल्ट मिल रहा है, उस सॉल्ट को क्या करना है? हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद क्या मिल रहा है? देखो Cu2 प्लस आयन एंड HSO4। ठीक है, ये मिल रहे हैं। फिर अब देखिए यहाँ से जो आपका SO4, ठीक है, मतलब ये H2SO4 का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नहीं आयन है ये। ठीक है, तो SO4 ये किसका आयन है? H2SO4। और आपका H2SO4 क्या है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, जो भी स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जो वीक है, ठीक है, जो वीक आयन है वही वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। तो दैट्स वाई देखिए मैंने यहाँ पे SO4 की रिएक्शन कहाँ पे लिखी है? क्या वाटर मॉलिक्यूल के साथ? नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी? बिकॉज वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग आयन है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे Cu2 प्लस आयन, उसने रिएक्शन कर ली वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे बेस CuOH2 एंड H3O आयन मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? सो अब देखिए यहाँ पे Cu2 प्लस आयन ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ली, सो यहाँ से आपको H3O प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे। HSO4 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन ही नहीं की, तो वो OH माइनस आयन वहां से प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। तो वहां पे देखिए हमने क्या लिखा, जो आपके H प्लस आयन है ये क्या होंगे? ग्रेटर होंगे, ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन। ठीक है, क्यों होंगे? बिकॉज आपका जो अकेला आयन Cu2 प्लस आयन यही बस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, SO4 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके H3O प्लस आयन, मतलब ही H प्लस आयन आपको ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन। सो H प्लस आयन ज्यादा है तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ सॉल्ट कैसे हो जाएगा? फिर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? सो अब नेक्स्ट देखिए हमारा, जो कि है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। पहले कौन स्ट्रॉन्ग था? एसिड स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए हमने क्या कंसिडर किया है? CH3COONA आयन। ठीक है, सॉल्ट है ये आपका, किससे बना है? तो वीक एसिड, एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मतलब NaOH। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन लिखिए, मतलब आपका एसिड एंड बेस की रिएक्शन कीजिए। तो देखिए
CuCH3OOH एंड NaOH। जब उन्होंने रिएक्शन की तब आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर। तो आप सॉल्ट को पकड़िए, सॉल्ट को तोड़िए, ठीक है। तोड़ने के बाद आपको आयंस मिलेंगे, CH3COO माइनस आयन एंड Na प्लस आयन, ठीक है। फिर अब आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे, तो हमारा बेस है, मतलब ही आपका बेस कौन सा है, ये बेस का आयन है, ये आपका Na प्लस आयन, ठीक है। देखिए यहाँ पे NaOH लिखा है और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये Na जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्या, यहाँ पे नहीं करेगा। बट ये जो है CH3, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। CH3COO माइनस आयन जो है आपका, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, बिकॉज ये कैसा है, वीक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वीक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन CH3COOH माइनस आयन रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। जब उसने रिएक्शन की तब देखिए क्या मिल रहा है आपको, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH मॉलिक्यूल एंड OH माइनस आयन। तो यहाँ से देखिए OH माइनस आयन मिल रहा है, मतलब ये आपका यहाँ पे H प्लस आयन से आपका OH माइनस आयन कैसे होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ग्रेटर मतलब भी H प्लस आयन कैसे होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू OH माइनस आयन। क्यों, बिकॉज यहाँ पे OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा H प्लस आयन, सॉरी H3O प्लस आयन इज लेस देन OH माइनस आयन, ठीक है। अब यहाँ पे OH माइनस आयन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम अब यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्ट क्या कंसिडर करेंगे, बेसिक करेंगे। क्यों, बिकॉज OH माइनस आयन ज्यादा है। क्लियर है इतना। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये 3 कंडीशंस आने वाली है और ये 3 कंडीशंस भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे वही स्टेप हमें यहाँ पे भी करनी है जो हमने प्रीवियस 3 मतलब इसमें किया। तो देखिए हमने बस नोटेशन यूज किया है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो Ba इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड Ha एंड वीक बेस BOH, ठीक है। हमने यहाँ पे Ha एज एसिड कंसिडर किया एंड BOH एज अ बेस कंसिडर किया है, ठीक है। तब दोनों में जब रिएक्शन हो गई, मतलब H यहाँ से रिलीज होगा, बिकॉज एसिड हमें H प्लस आयन देता है, यहाँ से OH रिलीज होगा, तो ये H2O का फॉर्मेशन करेंगे, बचे क्या आपका B एंड A बचे। तो यहाँ से ये आपको सॉल्ट मिला BA एंड ये आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O। फिर सॉल्ट को तोड़िए, तोड़ने के बाद मुझे आयंस मिला B प्लस आयन एंड A माइनस आयन। फिर आयंस को पकड़िए, ये वीक है क्या, हाँ दोनों भी वीक एसिड एंड वीक बेस के आयंस है, तो दोनों भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे। क्लियर है। सो B प्लस आयन रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर में जब उसने रिएक्शन दिखाई तब देखिए क्या मिल रहा है, BOH एंड H प्लस आयन मिल रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है इतना। फिर ए आयन मतलब ए माइनस आयन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब आपको मिलेगा HA एंड OH माइनस आयन, हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। सो देन आफ्टर दैट अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, द सोल्यूशन में टर्न्स आउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। सोल्यूशन कैसे टर्न हो सकता है, एक तो एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म्ड इन द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट है आपके, तो वीक एसिड पे एंड वीक बेस के बेस पे डिपेंडेंट है कि वो कौन सा नेचर यहाँ पे शो करने वाले हैं। क्लियर है इतना। आप कंडीशंस देखिए कि यहाँ पे 3 कंडीशंस है इसकी। पहली कंडीशन है इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb। अब ये Ka एंड Kb क्या है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड Kb इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका अगर Ka Kb से ग्रेटर रहा, ठीक है, चेंज कर लेते हैं पे। अब आपका K है Kb से अगर ग्रेटर रहा तो आपका जो सोल्यूशन है वो कैसे हो जाएगा, एसिडिक। अब ये कैसे, तो यहाँ पे एक मतलब माइंड में सेट करके रखिए, Ka मतलब आपका H प्लस आयन, ऐसे ध्यान में रखिए, एंड Kb मतलब आपका OH माइनस आयन, ठीक है। तो अब H प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन अगर मैंने लिखा तो मतलब मेरा सॉल्यूशन कौन सा है, ये एसिडिक है।
सेम वैसी चीज यहाँ पे अगर Ka इज ग्रेटर देन Kb रहा तो हमारा सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और एग्जांपल में NH4F ये हम आगे लेने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखिए। फिर सेकंड में आइए, इफ Ka इज लेस देन Kb, ठीक है, अगर आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से लेस रहा तो आपका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। उसके एग्जांपल NH4Cl ये है। अगर Ka इज Kb से बराबर रहा, मतलब Ka मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ये दोनों भी सेम रहे तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल क्या है यहाँ पे, CH3COONH4। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों इसके एग्जाम्पल माइंड में सेट करके रखिए। ठीक है, एग्जाम में इनके थ्रू क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं बार बार। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो पहला कंडीशन हमें यहाँ पे पढ़नी है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज ग्रेटर देन Kb। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पहला देखिए क्या कंसिडर किया था, Ka इज ग्रेटर देन Kb के लिए NH4F। ठीक है, ये कंसिडर किया था, तो यहाँ पे भी हमने वही एग्जाम्पल लिया है। देखिए NH4F इज अ सॉल्ट करके। ठीक है, सो अब देखिए NH4 इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HF एंड वीक बेस NH4OH। ठीक है, तो वही स्टेप कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। फिर सॉल्ट मिलेगा तो सॉल्ट को तोड़िए, तोड़ने के बाद आपको आयंस मिलते तो आयंस को वाटर में डालिए, बट अप्लाइड वन कंडीशन। कौन सी कंडीशन, कि आपका जो आयन है वो कैसे होना चाहिए, वीक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वही करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। वीक एसिड क्या है मेरा, HF है, एंड वीक बेस NH4OH। दोनों ने रिएक्शन की तो NH4F ये मिला सॉल्ट आपका, और ये वाटर मिला, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर इस सॉल्ट को पकड़िए, पानी में डालिए, तोड़िए, क्या मिल रहा है यहाँ से, आयंस मिल रहे हैं, NH4 प्लस आयन एंड F माइनस आयन। ठीक है, फिर अब ये दोनों के दोनों आयन किसके हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस के हैं, तो ऑब्वियसली वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे क्या, हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो वीक है। तो अब देखिए NH4 को वाटर के साथ अगर हमने रिएक्शन की तो क्या मिला हमें यहाँ पे, NH4OH मिल रहा है एंड H3O प्लस आयन मिल रहा है। ठीक है, फिर F माइनस आयन की भी रिएक्शन कीजिए वाटर के साथ, तो वो भी आपको क्या देगा, HF देगा एंड OH माइनस आयन देगा। ठीक है, क्लियर है? सो अब देखिए यहाँ पे जो आपका NH4 आयन है, ठीक है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है मतलब ही जल्दी रिएक्ट कर ले रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एंड दैट्स वाई उसने क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, तो आपके जो H3O प्लस आयन है ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू OH माइनस आयन। ठीक है, यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है, NH4, वीक कौन है, F माइनस। ठीक है, तो NH4 स्ट्रॉन्ग है तो दैट्स वाई यहाँ से H3O प्लस आयन कैसे होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू OH माइनस आयन। OH माइनस आयन लेस होंगे। तो ये अब कंडीशन आ रही है, मतलब ये ऐसी कंडीशन हो गई, H3O प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि H3O प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH minus ion, so that's why Ka is greater than Kb. So the solution of NH4OH is a slightly acidic. Clear है? क्यों acidic? Because आपका Ka कैसा है यहाँ पे, बड़ा है, that's why acidic. ओके, फिर नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज लेस देन Kb। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसिडर किया है NH4Cl। ठीक है, ये सॉल्ट हमने लिया है, तो देखिए ये सॉल्ट आपको वीक एसिड HCl से मिल रहा है एंड बेस आपका NH4OH। तो रिएक्शन लिखिए पहले, तो HCl एंड NH4OH की अगर हमने रिएक्शन कर ली तो मुझे मिल रहा है सॉल्ट, जो कि आपका NH4Cl एंड वाटर मिल रहा है H2O। ओके, सो ये हो गया आपकी रिएक्शन 1। फिर उसके बाद इस सॉल्ट को अगर हमने ब्रेक किया, ठीक है, ये जो आपका सॉल्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको अगर हमने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद क्या दे रहा है हमको, NH4 प्लस आयन एंड C माइनस आयन, दोनों भी वीक एसिड एंड वीक बेस के आयन से, तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे क्या, हाँ करेंगे। सो हमने लिखा यहाँ पे NH4, ठीक है, यहाँ पे 4 चाहिए, तो NH4 प्लस H2O क्या दे रहा है, NH4OH एंड H3O प्लस आयन दे रहा है। फिर जो आपका Cl माइनस आयन है, ठीक है, जो अनायन है, वो वाटर के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है, HCl प्लस
OH माइनस आयन। ठीक है, हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। सो देन आफ्टर दैट अब H3O प्लस आयन इज लेस देन OH माइनस आयन। अब ये पढ़ने से पहले जो आपका Cn माइनस आयन है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू NH4 आयन। ठीक है, जो आपका NH4 आयन है ये कैसा है, वीक है, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है वाटर के साथ। बट Cn ने वाटर के साथ जल्दी क्विक रिएक्शन की तो उसने OH माइनस आयन का बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो OH माइनस आयन यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं, तो मतलब ही यहाँ पे आपका जो K भी है वो भी कैसे होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Ka। सो द नेचर ऑफ सोल्यूशन या फिर सॉल्ट NH4Cn क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक हो जाएगा। क्यों बेसिक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके OH माइनस आयन कैसे है, वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka is less than Kb। देन आफ्टर दैट अब हमें नेक्स्ट थर्ड कंडीशन पढ़नी है, वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka is equals to Kb। ठीक है, अब इक्वल वाली कंडीशन है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा इसको भी। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसिडर किया सॉल्ट का CH3COO NH4। ठीक है, तो ये सॉल्ट किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, तो वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड एंड वीक बेस NH4OH। ठीक है, दोनों में रिएक्शन कीजिए, एसिड एंड बेस को रिएक्ट कीजिए तो आपको प्रोडक्ट में ये सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, मतलब CH3COO NH4 एंड वाटर मिल रहा है। फिर सॉल्ट को पकड़िए, पकड़ने के बाद तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद मुझे आयंस मिले। ठीक है, अब आयंस कौन से मिले, तो CH3COO माइनस आयन मीन्स एसिटेट आयन NH4 प्लस आयन। ठीक है, फिर आयंस को देखिए वीक है क्या, हाँ यहाँ पे भी वीक है, यहाँ पे भी वीक है। ठीक है, तो दोनों भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कर ली दोनों ने भी। ठीक है, अब रिएक्शन करने के बाद जो हमारा ये किसका आयन है, एसिड का है, तो दैट्स वाई ये H प्लस आयन ही लेगा। ठीक है, फिर ये किसका आयन है, ये बेस का है, तो दैट्स वाई ये OH माइनस आयन लेगा। तो वही इसने H प्लस आयन लिया वाटर से एंड यहाँ पे OH माइनस आयन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OH आयन एंड H3O प्लस आयन। ठीक है, ये मिला। तो अब देखिए ये जो आपका NH4 है एंड CH3COO माइनस जो आयन है, ठीक है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, हमने यहाँ पे लगाया नहीं 3, यहाँ पे 3 है। सो ये क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ इक्वली रिएक्शन कर रहे हैं। अब इक्वली रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके OH माइनस आयन एंड H3O प्लस आयन है ये भी कैसे इक्वल अमाउंट में आ गए। ठीक है, अगर ये 10 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए तो ये भी 10 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। ठीक है, क्लियर है इतना। सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा यहाँ पे H3O प्लस इज इक्वल्स टू द OH माइनस आयन। ठीक है, मतलब दोनों भी इक्वल है आयंस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई Ka इज इक्वल्स टू Kb। ठीक है, दोनों भी इक्वल है, तो दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट आपका, तो ये वाला CH3COO NH4 इज अ न्यूट्रल। ठीक है, इक्वल रहा तो न्यूट्रल। सो आपको ओवरऑल यहाँ से क्या समझ रहा है, अगर H3O प्लस आयन, ठीक है, ग्रेटर रहा OH माइनस आयन से, तो सॉल्यूशन कौन सा होता है, एसिडिक। ठीक है, फिर H3O प्लस आयन इज लेस देन OH माइनस आयन, तो आपका सॉल्यूशन क्या बन जाता है, बेसिक। ठीक है, वही अगर H3O प्लस आयन इज इक्वल्स टू द OH माइनस आयन, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये हो गए हमारे 3 कंडीशन फॉर अ वीक एसिड एंड वीक बेस। फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अब जाते हैं हमारे, जो कि है स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड। पहले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रिया ये मेन टॉपिक है हमारा, बट पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर करेंगे। सो देखिए अब यहाँ पे स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड मतलब ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, अब स्लाइटली सोल्यूबल मतलब क्या, तो धीरे धीरे पानी में डिजोल्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जब नमक पानी में डालते हैं तो वो एकदम से डिजोल्व हो जाता है, बट वही अगर हमने AgCl को, ठीक है, AgCl ये स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड है, तो इसको अगर मैंने वाटर में ऐड किया तो ये धीरे धीरे मतलब बहुत कम क्वांटिटी में वो वाटर के साथ डिसॉल्व होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड। ठीक है, ये वर्ड आने वाला है आपको।
फिर अब देखिए इसके बाद सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया क्या होता है ये पढ़ेंगे। सो सपोज सम पाउडर्ड sparingly soluble salt such as AgCl put into water and stir vigorously। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लेना है, AgCl लेना है। ठीक है, इस AgCl को हमें वाटर में ऐड करना है एंड विगरसली उसको स्टीर करना है। बट ये कैसा है, स्पैरिंगली सोल्यूबल कहा उन्होंने, मतलब ही कम अमाउंट में रिजोल्व हो रहा है। स्पैरिंगली सोल्यूबल मतलब ही ये किसका भाई है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का भाई है। ठीक है, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे AgCl पार्शियली डिसोसिएट होके H प्लस AgCl ए प्लस आयन है Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, फिर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, के। तो ये हमने बार बार रिपीट किए तो इसको अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। देखिए यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड लिखी है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड लिखी है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, के इज इक्वल्स टू Ag प्लस आयन इंटू Cl माइनस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl आयन मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट जो आपका AgCl है ये कैसा है, कांस्टेंट है। अब क्यों कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये डिसॉल्व हो रहा है क्या मॉलिक्यूल, वाटर में नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा, स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड है, मतलब भी कम अमाउंट में वो डिसॉल्व होते जा रहा है वाटर में। तो दैट्स वाई हमने AgCl को कांस्टेंट लिखा एंड के डैश से इंडिकेट किया। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर ली। सो हमें ये इक्वेशन मिला यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू के इंटू के डैश इज इक्वल्स टू Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। सो अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट तो एक दूसरा कांस्टेंट जन्म लेता है जो कि आपका KSP एंड उसका नेम है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए। सो KSP इज इक्वल्स टू क्या मिला, Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फिर देखिए इसकी जनरल रिएक्शन भी लिखते हैं। ठीक है, जनरल रिएक्शन से आपको एक फार्मूला भी मिलेगा फिर। तो AXBY, ठीक है, ये कंपाउंड है। ठीक है, फिर AXBY जब उसने वाटर में डाला तो वो ब्रेक होके मुझे मिल रहा है AX कंपाउंड एंड YB कंपाउंड मिल रहा है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर मैं इसकी फाइंड आउट कर रही तो KSP इज इक्वल्स टू क्या मिला, AY आयन एंड पावर में x, और ये y क्यों लिखा है मैंने, तो ये जो आपका x है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो ये भी x एंड y नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे क्लियर है इतना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। देन आफ्टर दैट अब हमें पढ़नी है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब ही KSP की डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, कि KSP क्या होता है। सो देखिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP ऑफ एन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट, देखिए इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions that exist in equilibrium in a saturated solution। ठीक है, क्या कहा हमने कि ये किसका प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट है। ये आपके आयंस ही तो है, इनका प्रोडक्ट, मतलब ये आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब ये आपका ये डबल एरो। ठीक है, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आगे आने वाला है, तो इसका मीनिंग मैं आगे समझा के दूंगी। क्लियर है आपको इतनी टर्म्स। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब। सो अब देखना है रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सो अब कंसिडर कीजिए आपकी जनरल रिएक्शन AXBY वाली, इसको निगलेक्ट कीजिए। ठीक है, AXBY वाला कंपाउंड है, ब्रेक होने के बाद यही दे रहा था हमको। देखिए पहले रिएक्शन में चलिए, जो पहली स्लाइड थी देखिए वहां पे हमने यही रिएक्शन ली थी, वहां पे भी AXBY वाली। तो यही अब हमने वहां पे ये रिपीट लिखी है वहां पे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे AXBY ये हमें इक्वेशन मिल रहा है, इसको 1 नेम दो। फिर KSP की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, AX टू द पावर Y X एंड ये आपका B टू द पावर X माइनस सॉरी B X माइनस एंड पावर में Y है, मतलब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे।
यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखना, ठीक है। अब देखिए ए वाई प्लस है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स एस मोल पर लीटर मैंने ये कंसिडर किया, मतलब ये आपकी ए वाई प्लस की जो वैल्यू है मैंने उसको एक्स एस कंसिडर किया है। क्यों? अब देखिए ए एक्स वाई मतलब भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट हो गया, मतलब डिसोसिएट मतलब भी सोल्यूबल, तो एस फॉर यहाँ पे सोल्यूबल है, ठीक है। तो एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एंड बी टू द पावर एक्स माइनस को मैंने लिया वाई एस, ठीक है। अब वैल्यूज पुट अप कीजिए तो आपका इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, के एस पी इज इक्वल्स टू एक्स एस टू द पावर एक्स एंड वाई एस टू द पावर वाई। फिर एक्स को सेपरेट कीजिए, एक्स को दे दीजिए उसके पावर्स को, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो एक्स टू द पावर एक्स, एस टू द पावर एक्स एंड वाई टू द पावर वाई एंड एस टू द पावर वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बेस सेम है इसका, तो इनकी एडिशन होती है एक्स प्लस वाई की, ठीक है। तो एक्स टू द पावर यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एंड इंटू वाई टू द पावर वाई इंटू एक्स एस टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है के एस पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फिर एग्जाम्पल एक लेती हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। AgBr है, इसका मुझे के एस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले तो तोड़िए आयंस में इनको, तो ये मिला मुझे Ag प्लस आयन Cl माइनस आयन। आयंस कितना है यहाँ पे, ये भी 1 है, ये भी 1 ही है, एक एक ही है ये, ठीक है। तो फिर KSP का फार्मूला क्या था, x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y इंटू एस टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है, यही फार्मूला था हमारा। सो फिर अब मॉलिक्यूल कितना था, x था एंड यहाँ पे भी 1 था, मतलब 1 1 वैल्यू थी। तो x एंड y यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये जो पावर में है, ठीक है, ये पावर में जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उसका कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, ठीक है। यही बताया था मैंने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कितने हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 एंड y की भी वैल्यू हमने 1 ली है, बिकॉज ये 1 1 ही है। तो KSP की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट की, x एंड y की वैल्यू इक्वेशन में पुट अप कर ली, तो हमें क्या मिला, KSP इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, इतना मिला। क्लियर है? ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ध्यान से पढ़िएगा इसको। आयनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन एट एनी कंडीशन इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या कहा हमने, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है किनका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे। फिर कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब आपका प्रेसिपिटेशन कब फॉर्म होता है, उनकी 3 कंडीशंस है, ठीक है। पहली तो IP इज इक्वल टू KSP, दूसरी IP इज ग्रेटर देन KSP एंड तीसरी है IP इज लेस देन KSP, ठीक है। सो अब देखिए पहली कंडीशन में मैंने लिखा द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड द सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ठीक है। जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, अब सैचुरेटेड कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक बीकर कंसिडर कीजिए, 3 बीकर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले ही। तो ये आपका जो बीकर है पहला सैचुरेटेड के लिए है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसका मीनिंग अब हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाटर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है एंड बाहर से मैंने एक कंपाउंड को ऐड किया, तो वो स्पैरिंगली सोल्यूबल है, ठीक है, मतलब बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे डिजोल्व हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका वाटर है सेकंड बीकर में, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने एक दूसरा कंपाउंड ऐड किया, तो यहाँ पे जैसे मैंने उस कंपाउंड को ऐड किया वो बिल्कुल डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, उसकी लेयर ऐसी वहां पे फॉर्म हो रही है, ठीक है, बैठे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ही ये लेयर्स का फॉर्मेशन या फिर जमा होना एक जगह, उसे क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ से प्रेसिपिटेशन एंड जो आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, वो सॉल्यूशन क्या है आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इसका भी बात है फिर, ठीक है। ये कैसा है, धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है, ये तो बिल्कुल डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब सुपर सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। तो फिर अनसैचुरेटेड क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट, ये पूरा का पूरा पानी में डिजोल्व हो जाएगा कंपाउंड, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है इतना? तो
ओवरऑल मुझे तीनों बीकर में से क्या दिख रहा है, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल रहा है और यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। देखिए आपने अगर सॉल्ट को ऐड किया पानी में तो वो जमा ऐसे नीचे बैठ जाता है क्या? नहीं, पूरा वाटर के साथ घुल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यही कंडीशन थी फॉर प्रेसिपिटेशन की। क्लियर है इतना? अब देखिए कॉमन आयन इफेक्ट हमें नेक्स्ट पढ़ना है, बट ये पढ़ने से पहले बफर सॉल्यूशन हमने ये नहीं पढ़ा तो वो भी हम पहले क्लियर कर लेते हैं क्या होता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आपका बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, और उस बफर सॉल्यूशन में मैंने एसिड को ऐड किया, बेस को ऐड किया या फिर वाटर को ऐड किया, तो भी वो क्या हो रहा था, उसका जो पीएच है उस सॉल्यूशन का कांस्टेंट ही रह जा रहा था, ना वो चेंज हो रहा था, ना वो उसकी एसिडिटी बढ़ रही थी, ना बेसिसिटी बढ़ रही थी, कुछ भी उस पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे सॉल्यूशन को मैंने क्या कहा था? बफर सॉल्यूशन कहा था। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वो कवर करके रखा है। ठीक है, तो आप उसको अगर डीप में देखना चाहेंगे तो प्लीज प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, वो वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हमने एसिड बेस एंड वाटर को भी डाला तब उसका पीएच चेंज नहीं होता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हमने बफर सॉल्यूशन कहा था। ठीक है, तब ये मैजिक क्यों आ रहा था, इसके बिहाइंड भी रीजन है। ठीक है, मतलब हमने एक्शन ऑफ बफर, ठीक है, ये पढ़ा था वहां पे। तो देखिए एक्शन ऑफ बफर पढ़ने से पहले बफर के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन जो था आपका, बफर सॉल्यूशन उसके दो टाइप्स थे। ठीक है, पहला तो एसिडिक था, दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर अब देखिए बफर सॉल्यूशन का एक्शन, एक्शन मतलब ही वो जो आपका पीएच है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बिहाइंड रीजन क्या है वो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर मैं कंसिडर करूँ तो उन्होंने एसिडिक बफर सॉल्यूशन में मुझे डेफिनेशन दी कि जो हमारा वीक एसिड है एंड जो सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट किसका बना है वो, तो वीक एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन बन के जो आपका सॉल्ट बना है, ठीक है, वो हो गया आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन मतलब क्या, जो आपका वीक बेस है एंड जो सॉल्ट है, अब ये सॉल्ट किससे फॉर्म हो गया है, तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से जो फॉर्म होता है वो वाला सॉल्ट। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखिए दोनों भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे घुल मिल जा रहे हैं, मतलब मिक्स है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, वीक एसिड प्रेजेंट है एंड सॉल्ट प्रेजेंट है। फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन में वीक बेस प्रेजेंट है एंड सॉल्ट प्रेजेंट है। तो अब देखिए यही सॉल्यूशन को एसिडिक्स वाला सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे इधर मैंने इसको एसिड में भी ऐड किया, मतलब एसिड ऐड कर दिया इसमें, इसको बेस ऐड कर दिया, या फिर वाटर को भी इसमें ऐड कर दिया, तो भी इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो आपका वीक एसिड है फिर सॉल्ट है, ये दोनों भी क्या करते हैं, जो आपका एसिड से H+ आयन आ रहा है, ठीक है, वो खा ले जा रहे हैं, मतलब खा लेते हैं वो, बेस से OH- आ रहे हैं वो भी वो खा लेते हैं। ठीक है, मतलब ही वो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन जो होता है वो बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ये आपका पीएच चेंज होगा का जब आपके H+ आयन एंड OH- आयन बढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये बढ़ गया तो पीएच चेंज हो गया, बट ये बढ़ ही नहीं रहे, किसी दूसरे आयन के साथ वो रिएक्शन कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस होंगे क्या फिर पीएच चेंज होने के? नहीं होंगे। दैट्स वाई आपका जो बफर सॉल्यूशन है वो अपना पीएच चेंज नहीं करता, एक वो मैजिक सॉल्यूशन है। समझा ये ऐसे मैजिक क्यों होता है वहां पे? सॉरी मैं यहाँ पे स्लाइड नहीं लगाया वो एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन की, बट आई थिंक यहाँ से आपको समझ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, तो कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड एंड इट्स सोल्यूबल आयोनिक सॉल्ट विच इज CH3COONA। मतलब ही क्या कंसिडर किया हमने, ये वाली टर्म कंसिडर की। ठीक है, जो है आपकी ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला हमने यहाँ पे
कंसिडर किया कॉमन आयन इफेक्ट में, ठीक है। वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड है एंड सॉल्ट आपका CH3COON है। देखिए Na किसका है, बेस का मॉलिक्यूल है एंड आपका बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे पहली रिएक्शन CH3COO, ये कैसा है, वीक एसिड है। सो वीक एसिड जब ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद उसने एसिटेट एसिड का फॉर्मेशन किया एंड H+ आयन दिया आपको, ठीक है। वही अगर सॉल्ट ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया और उसने भी CH3COO- आयन का फॉर्मेशन किया एंड Na+ का, ठीक है। तो हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए यहाँ से हमको एक कॉमन चीज दिख रही है। देखिए नेम ही क्या है, हेडिंग है क्या है हमारे, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, ये आयन्स दिख रहे हैं जो कौन से हैं, CH3COO- आयन, ठीक है। तो देखिए ये कॉमन है यहाँ पे। फिर अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियस प्रिंसिपल, हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारी रिएक्शन है शिफ्ट टूवर्ड्स अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड में कब शिफ्ट होती है। तो देखिए अब यहाँ पे पहले तो वो जनरल हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। जो आपका एसिडेट, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है CH3CO- आयन और ये वाला भी आयन, ठीक है। अब ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है सॉल्ट, ठीक है। आपका जो सॉल्ट है ये कौन सा CH3COONA वाला, ये पूरा ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में ये वाले आयंस को फॉर्म करेगा, ठीक है, एसिटेट आयन। एंड यहाँ पे वो कम हो रहा है बट ये भी तो ब्रेक हो रहे हैं ना यहाँ से। अब दोनों भी एक कैसे है, सोल्यूशन है, एक कंटेनर में दोनों भी मौजूद है। तो ये जो आपके आयंस है ये अलग अलग बैठने वाले हैं क्या, कि मैं CH3COOH का मॉलिक्यूल है, या कहेंगे कि नहीं मैं सॉल्ट का मॉलिक्यूल तो अलग ही बैठूंगा, ऐसे कहने वाले हैं क्या, नहीं, दोनों भी मिक्स हो जाएंगी। सो ये कम है यहाँ पे और ये कैसे है यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर कम और ज्यादा मिक्स कर ले तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ज्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमारे जो आयन है ये कैसे है, यहाँ पे ज्यादा है। सो अब ये ज्यादा है, ये बढ़ गए, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलिस प्रिंसिपल अब ये आयंस जिस साइड आपका आयन बढ़ रहे हैं, ठीक है, आयंस की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो जो आपकी रिएक्शन है वो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो ये एसिटिक एसिड की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना। तो एसिटिक एसिड की तरफ ये अगर शिफ्ट हो जाए, कौन, CH3COO सॉरी रिएक्शन आपकी, ठीक है, एसिटिक एसिड की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो देखिए द डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH इज सप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH3COONA कंटेनिंग अ कॉमन आयन विच इज CH3CO-, ठीक है। जो आपका ये एसिटिक एसिड है ये सप्रेस्ड होता है किसके वजह से, तो आपका जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसने क्या कॉमन आयन जो है सॉल्ट के एंड आपका एसिड के बिटवीन कौन सा, तो ये एसिटेट आयन, ठीक है, ये क्या कर ले जा रहा है, आपके एसिटिक एसिड को सप्रेस कर ले जा रहा है, ठीक है, मतलब उसे डिसोसिएट होने से स्टॉप कर रहा है। सो अब कॉमन आयन की डेफिनेशन क्या होंगी, तो देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी कि द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट दैट द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है, क्या कहा हमने, जो आपका डेफिनेशन है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या स्टेट कर रहा है, तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अन आयन कॉमन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कॉमन आयन इफेक्ट ये बता रहा है कि जो आयोनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो कैसे हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, किसके वजह से, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है उसके वजह से, ठीक है। क्लियर है इतना। तो होगा आपका कॉमन आयन इफेक्ट। फिर चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जो कि है कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी। तो इन दोनों के बिटवीन अब हमें रिलेशन देखना है। अब देखिए यहाँ पे AgCl मैंने मॉलिक्यूल कंसिडर किया, इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड है, मतलब धीरे धीरे सोल्यूबल हो रहा है। तो यहाँ से Ag+ आयन मिला एंड Cl- आयन मिला, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट सेकंड देखिए AgNO3, ये कैसा है, फास्टली सोल्यूबल, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जल्दी डिजोल्व होता है वाटर में। तो यहाँ से हमें Ag+ आयन मिल रहा है एंड NO3 आयन ये मिल रहा है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे Ag प्लस आयन एंड Ag प्लस आयन दोनों इक्वेशन में सेम है, मतलब ये कॉमन आयन है। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझा कॉमन आयन में। अब ये सोल्यूबिलिटी कहाँ से आ गई, यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है वो भी पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखिए Ag आयन आर कॉमन ऑन बोथ साइड, बोथ AgCl एंड AgNO3। ठीक है, फिर अब दोनों दोनों में ये कॉमन है, ये तो पूरा का पूरा डिजोल्व हो रहा है, ये पार्शियली डिजोल्व हो रहा है, बट ये आयंस कैसे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे फिर। सो हमने लिखा Ag आयंस आर मोर एंड अकॉर्डिंग टू ली चार्टलीज प्रिंसिपल, यहाँ पे अगर आपका Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो आपकी रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो जाएंगी, AgCl की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो दैट्स व्हाई मैंने लिखा द डिसोसिएशन ऑफ AgCl इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अन कॉमन आयन Ag। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आयन सप्रेस्ड मतलब क्या, तो स्टॉप हो गया, डिसोसिएट होना ब्रेक होना इसने स्टॉप कर लिया। सो अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, यहाँ पे डिसोसिएशन होना ब्रेक होना यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब ब्रेक होना मतलब ही क्या, सोल्यूबल होना, सोल्यूबिलिटी होता है ना, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। डिसोसिएट होना मतलब ये आपकी सोल्यूबिलिटी यहाँ पे जो AgCl है उसकी भी क्या हो जाएंगी फिर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगी। स्टॉप होना मतलब भी डिक्रीज होना, तो ये हो गया आपका रिलेशन सोल्यूबिलिटी एंड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है। सो अब यहाँ पे आपका ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है और यहाँ पे आपका लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। सो आपको कोई भी डाउट होगा इस लेसन के रिगार्डिंग, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।